नमस्कार। 18वीं शताब्दी तक यूरोप की आत्म छवि क्या थी, यह जानने के लिए वॉल्टेयर को पढ़ना चाहिए। उसने अपने यहाँ राज्य और चर्च के दमनकारी स्वरूप का काफी वर्णन किया है। उसने धर्म के संबंध में भारत को और नीति के मामले में चीन को आदर्श बताया है। दुर्भाग्य से फ्रांसीसी क्रांति के कारण यूरोप के लोगों में जो स्वतंत्रता की चेतना पैदा हुई थी, उसे सबसे बड़ी चोट मार्क्सवादियों ने पहुंचाई। मार्क्सवाद ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को और उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति के स्वतंत्र अधिकार को नए उभरते पूंजीवाद से जोड़कर तिरस्कृत बना दिया और वर्ग संघर्ष का नारा दिया। दुनिया में कहीं कोई वर्ग संघर्ष नहीं हुआ, पर मार्क्सवादी भाषा का उपयोग करके अनेक कम्युनिस्ट सत्ताएं उभर आई। इन कम्युनिस्ट सत्ताओं का इतिहास उतना ही दमनकारी रहा है जितना यूरोप की मध्यकालीन फ्यूडल सत्ताओं का था, मतलब सामंतवादी सत्ता व्यवस्था का था। यूरोप में बड़ी आबादी पर नियंत्रण को ही उन्नत राज्य का लक्षण माना जाता था। हिंसक क्रांति और समाजवाद का नारा बौद्धिकों के एक बड़े वर्ग के लिए बड़ा आकर्षक लगता था। यूरोप के मध्यकाल से आधुनिक काल के मध्य में एक छोटी मोटी प्रजातांत्रिक व्यवस्था अस्तित्व में आई। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट राज्य भी अस्तित्व में आया। यह दोनों यूरोप की मध्यकालीन जो फ्यूडल व्यवस्था थी, फ्यूडल स्टेट मतलब सामंती राज्य था, उसका रूपांतरण भर था। यूरोपीय इतिहास में इसे बड़ी चतुराई से छिपा लिया गया। दोनों ही जगह राज्य एक सर्वसत्तावादी इकाई बना रहा है, जिसका अपने भौगोलिक क्षेत्र की सारी संपत्तियों पर, लोगों के जीवन पर और विधि निर्माण पर एक छत्र अधिकार है। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने अपनी क्रांतिकारी भाषा के आधार पर दुनिया भर में बौद्धिक उपनिवेश पैदा कर दिए, जो दुनिया भर के इतिहास को यूरोप के फ्यूडलिज्म के आधार पर व्याख्यायित करने में लगे रहे हैं। मार्क्सवाद का प्रसार है, वो एक मजहबी आवेश की तरह हुआ और एक समय संसार की 40% आबादी कम्युनिस्ट शासन में थी। समस्या केवल अंग्रेज या मार्क्सवादियों द्वारा लिखे गए भारत के इतिहास तक सीमित नहीं है। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी है कि वह हमारे शिक्षित वर्ग को अपने इतिहास, परंपरा और मान्यताओं से काट रही है। यूरोप का इतिहास तो राजनैतिक इतिहास ही है। वहां कभी समाज का महत्व नहीं रहा। समाज परस्पर संबंधों से बनता है। उसका आधार समाज के सभी लोगों के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य होते हैं। यूरोप में किसी समाज या सभ्यता की बात करना व्यर्थ है। मार्गरेट थैचर तक ने यह बात सार्वजनिक रूप से कही थी कि यूरोप में कभी कोई समाज नहीं रहा। यूरोप विजेता समूहों द्वारा किए गए आंतरिक औपनिवेशीकरण का परिणाम था। उसी का विस्तार उनके बाह्य औपनिवेशीकरण में हुआ। उनके अपने इतिहास में राज्य के प्रति निष्ठा के अलावा और किसी निष्ठा का महत्व नहीं रहा है। इसलिए यूरोपीय शिक्षा और उसकी तरह के इतिहास लेखन ने भारत में भी समाज और सभ्यता के प्रति वैसी ही निष्ठाहीनता पैदा करने की कोशिश की है। उनके इतिहास लेखन की एक समस्या यह है कि उसे उन्होंने विकास की भ्रामक अवधारणा से जोड़ दिया है। उनके अनुसार मनुष्य का इतिहास उत्तरोत्तर प्रगति का इतिहास है और उसकी वाहक यूरोपीय जाति है, इसलिए वह अन्य जातियों से श्रेष्ठ और उन्नत है। इसी श्रेष्ठता से रंगभेदी दुराग्रह पैदा हुए थे, जो आज भी समाप्त नहीं हुए हैं। इतिहास के इन सभी पहलुओं को समझे बिना भारतीय इतिहास भी नहीं लिख सकते। भारत और यूरोप के इतिहास की सबसे बड़ी विभाजक बात यह है कि भारत की शासन प्रणालियों के मूल में स्वतंत्र व्यक्ति थे और यूरोप की शासन प्रणालियों के मूल में दास थे। मराठों पर कभी कभी यह दोष मढ़ा जाता है कि उन्होंने कुछ मामलों में मुस्लिम शासन की नकल की थी, लेकिन उनके बड़े से बड़े आलोचक भी यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने स्थानीय शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। भारतीय राजा कर लेते नहीं थे, उन्होंने उनकी सेवाओं के बदले कर दिया जाता था।
राजा को खेती का खर्च निकालकर किसान की आय में से छठा भाग मिलता था। केवल युद्ध के समय उसे एक चौथाई भाग पाने का अधिकार था। किसान स्वयं अपने भाग से मंदिर से लेकर तालाब तक के रख रखाव की व्यवस्था करते थे। अंत में उनके पास आधा भाग ही बचता होगा, लेकिन यूरोप की तरह वे अपनी उपज के आधे भाग को राज्य को देने के लिए विवश नहीं थे। भारत में मृत्युदंड तो अपवाद स्वरूप ही दिया जाता था, जबकि यूरोप में मामूली चोरी के लिए भी मृत्युदंड देने के विवरण मिलते हैं। भारत में समाज की सभी इकाइयां अपने लिए विधि का निर्माण करने के लिए भी स्वतंत्र थी। राजा उसका संरक्षक भर था। विधि का अधिकार ही समाज को अनुशासित और सभ्य बनाता है। इसी कारण भारतीय समाज संसार का सबसे सभ्य और उन्नत समाज रहा है। यह बात चीनी, अरब और यूरोपीय सभी यात्रियों ने स्वीकार की है। भारत की इस उन्नत शासन प्रणाली को ठीक से समझे बिना हम भारत का सही इतिहास नहीं लिख सकते, भारत का सही इतिहास नहीं समझ सकते। ब्रिटिश शासन काल तक यह बात सर्वमान्य थी कि भारतीय रजवाड़ों में बेहतर शासन प्रणाली है, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने कभी यह समझने की कोशिश नहीं की कि उनके शासन की विशेषताएं क्या थी। इससे उलट अंग्रेज इतिहासकारों और मार्क्सवादी इतिहासकारों ने विदेशी शासन के दौरान हुए सत्ता के केंद्रीकरण को और उनकी बर्बर व्यवस्थाओं को शासन में हुए सुधार के रूप में चित्रित किया है। हमारे इतिहासकारों में एक दोष यह भी रहा है कि जिस तरह का महत्व पुरातात्विक साक्ष्यों, राजकीय साक्ष्यों को दिया गया, वैसा महत्व परंपरागत लोक साक्ष्यों को नहीं दिया गया। पृथ्वीराज रासों से लेकर मराठा बखारों तक का उपहास किया गया। महत्वपूर्ण बखारों को ब्रिटिश इतिहासकार ग्रांट डफ ने अपना मराठा इतिहास लिखने के बाद जला दिया था। जलाया इसलिए था ताकि दूसरे लोग उसका उपयोग ना कर सके। इसकी भी निंदा नहीं की गई। उत्तर भारत की खाप पंचायतों के महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो जाने दिए गए। चिंगलपेट में ताड़पत्रों पर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है, जिससे पता लगता है कि गांव के स्तर पर पैदावार का विभाजन किस तरह किया जाता था। उसकी ओर हमारे इतिहासकारों ने समुचित ध्यान नहीं दिया। भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन के लिए आवश्यक है कि हम अपनी दृष्टि से ही अपने इतिहास को लिखें, भारतीय दृष्टि से अपने इतिहास को देखें, भारतीय दृष्टि से ही अपने इतिहास, अपने अतीत को समझें। धन्यवाद।